हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो हमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। जैसे कि पहले भी हमने जो क्लासें पढ़ी हैं वो भी हमारी क्लासें बहुत ही धमाकेदार क्लासें थीं, तो आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, और अगर अभी तक आपने बाकी की क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर उनको पढ़ लीजिए, ताकि जो है परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और शॉर्टकट तरीका क्या है, हमने सारे क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना सीखा है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास भी बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अ मशीन वॉज परचेस्ड 2 years ago if it is depreciated at the rate of 12:1/2% per annum and its present price is rupees 26,460, then what was the cost price of the machine? एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि 12.5% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा हो, ठीक है ना, तथा इसका वर्तमान मूल्य 26,460 रुपए हो, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। अवमूल्यन मतलब होता है घट रहा हो, ठीक है ना। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी हो रही हो, घट रही हो, उस वस्तु का जो मूल्य है वो अवमूल्यन जब भी लिख के आता आए ना, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है घट रहा हो, कमी हो रही हो। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। 35,500 रुपए था, 34,560 रुपए था, कि 48,000 रुपए था, कि 52,250 रुपए था। ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताएं भाई। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, कि तीसरा सही होगा, कि आपका चौथा सही होगा। तो यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जिन्होंने पहले की सारी क्लासें पढ़ी हैं उनको पता है कि इसको करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमने टेबल पढ़ी है परसेंटेज को डायरेक्ट याद करने की, ठीक है ना। जैसे अब आपको पता है कि 12:1/2% डायरेक्ट अगर आप उसको पढ़ते कितना होता है, तो 1/8 होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 12.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है, सबसे पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो आपने कहा 12.5% होता है 1/8, ठीक है ना। 12.5% कितना होता है आपका, 1/8 होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो उसका टोटल मूल्य 8 रुपए था, उसका टोटल मूल्य 8 रुपए था। एक उसका क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। टोटल मूल्य उसका 8 रुपए था, लेकिन 1 रुपए घट के कितना रुपए हो गया, जरा बताएं। 1 रुपए जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7/8। बात मेरी समझ में आई कि नहीं भाई। टोटल मूल्य यहां पर जब 12.5% कितना होता है, 1/8, ठीक है ना। 1/8 में जो नीचे की वैल्यू उसको हम टोटल मूल्य मान के चलते हैं, टोटल प्राइस मान के चलते हैं। तो अगर यहां पर उसका टोटल प्राइस 8 रुपए है तो कितना घट रहा है, 1 रुपए घट रहा है। तो भैया 8 रुपए में खरीदी थी, 1 रुपए घटकर उसको घटाकर उसको बेचना पड़ रहा है। तो कितने रुपए में बेचना पड़ रहा है, 7 रुपीज में। तो कितना प्राइस हो गया, 7/8 हो गया, ठीक है ना। कितना प्राइस हो गया, 7/8 हो गया। अच्छा, कितने साल में, लगातार 2 साल में अवमूल्यन हुआ, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और ये प्रेजेंट रेट दिया गया है, ये प्रेजेंट प्राइस दिया गया है। प्रेजेंट प्राइस कितना दिया गया है, आपने कहा प्रेजेंट
अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट प्राइस कितना दिया गया है, तो प्रेजेंट प्राइस दिया गया है आपका जो है 26,460 रुपीज, ठीक है ना। ये जो है 2 वर्ष के बाद का दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वस्तु थी वो 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, तो 2 वर्ष में पहले वर्ष भी अवमूल्यन हुआ, दूसरे वर्ष भी अवमूल्यन हुआ, तो पहले वर्ष भी कितना हुआ 7/8, दूसरे वर्ष भी कितना हुआ 7/8। तो अब देखिए 8 रुपए में आपने खरीदी थी और 7 रुपए में आपने बेच दी, तो हो तो रहा है आपको यहां पे लॉस, ठीक है ना। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका जो है जब उसने खरीदा था उस समय कितने रुपए में उसने इस मशीन को खरीदा था, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस जो है सपोज करो 1 रुपए था, अब 7/8 पहले साल घट गया, 7/8 फिर अगले साल घट गया, अब जो उसका प्राइस था कितना बचा 26,460 रुपीज बचा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, हो जाएगा आपका 26,460 इंटू 8 अपॉन हो जाएगा आपका 7 × 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से जरा इसको कैंसिल करिए, कितनी बार जाएगा 7 3 जा 21 है ना, कितना बचेगा 5, 7 7 जा हो जाएगा 49, कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 56, 7 8 जा 56, क्या 7 से ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, कितनी बार, तो 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28, 54 आ गया। अब यहां पे आप इसको कर लीजिए 54 इंटू 64, 54 में 64 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 54 इंटू 64 कर दीजिए, कितना आ जाएगा +0, 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 5 जा 30 और 2 हो जाएगा 32, 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 1 हो गया 21, कितना हो जाएगा 6 5 4 3, ये आ जाएगा आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका 3 4, अच्छा यहाँ पे 0 भी तो है, यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे 0 जरूर रख दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जाएगा, ये कितना है आपका 540 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 0, तो 34,560 रुपये आ जाएगा। 3 4 5 6 0 34,560 रुपये आएगा, तो ऑप्शन आपका डी बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 34,560 रुपीज, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब लगातार अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना बचा, अब 26,460 रुपए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ पर्सन डोनेट्स 4% ऑफ हिज मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज एंड डिपॉजिट्स 10% ऑफ द रिमेनिंग इनकम इन अ बैंक। If he is left with 10,800 rupees, what is his monthly income? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपए बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है, बताइए भाई। 15,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, 12,500 है कि 22,500 है। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं भाई इसका आंसर कितना आएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय का 4% वह अनाथालय को दान कर देता है, फिर दिया शेष आय का, ठीक है ना, शेष आय का 10% वह एक बैंक में जमा कर देता है। अब जो बचता है वह उसका 10,800 रुपए है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है। तो अगर आप यहां पे मान के चलें कि उसकी मंथली इनकम 100% थी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो इनकम, ठीक है ना, इनकम के बाद उसमें क्या हो गया आपका भाई व्यय हो गया, ठीक है ना। अब जो व्यय हो गया वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया,
ठीक है ना, उसने उसका क्या कर दिया 4% क्या कर दिया अनाथालय को दान कर दिया, शेष आय का 10% उसने क्या कर दिया जमा करा, 10% बैंक में जमा करा देता है। अब जो उसके पास बचा, ठीक है ना, वह जो है 10,800 रुपए था। तो अगर मैं बात करूं कि उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 100%, ठीक है ना, 100% में 4% उसने अनाथालय को दे दिया। तो जब अनाथालय को दे दिया, अगर मैं कहूं कि अब उसके पास रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग इनकम, अनाथालय के देने के बाद उसके पास रिमेनिंग इनकम कितनी होगी, रिमेनिंग इनकम कितनी होगी, तो आपने कहा कि अब रिमेनिंग इनकम हो जाएगी उसकी 100% में से उसने 4% दे दिया, अब उसके पास बची 96%। कितनी बच गई, 96% बच गई। अब 96% में से 10% वह बैंक को दे देता है, 96% में से 10% किसको देता है, बैंक को जमा कर देता है। जरा देखें भाई, अब 96 में से 10% उसने जमा कर दिया बैंक के पास, तो अब रिमेनिंग कितनी बची, ठीक है ना, अब रिमेनिंग कितनी बची। अब अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग इनकम कितनी होगी, तो आपने कहा रिमेनिंग इनकम कितनी होगी, तो 96 का 10% कितना हो गया, 10% कितना हो गया, तो आपने कहा 9.6 हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो 96 माइनस 9.6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और 15 में से 9 गया 6, यहां बचा कितना आपका 8, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भाई देखो 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, यहां कितना बचा, यहाँ पे 5 बच जाएगा ना, 15 में से 9 गया तो 6, यहां बच जाएगा 8, 86.4 बच गया। अब 86.4 है, ये जो परसेंटेज है किसके बराबर, ये किसके बराबर में होगा, जो उसका बचत है, जो उसकी सेविंग है, ठीक है ना, जो उसके पास अभी है रुपए, ठीक है ना, जो उसके पास है रुपए, तो 86.4% बराबर कितने हो जाएगा, 10800, किसके बराबर हो जाएगा, 10800 के। अब देखिए आगे, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, तो आपने कहा 10800 अपॉन 86। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए हमने एक 0 ऊपर और बढ़ा दिया, 864 और इनटू हो जाएगा आपका 100। इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 864 का डायरेक्ट आप भाग दे दीजिए कितने में, 10800 में। देखिए 864 का आप भाग दे दीजिए किसमें, 10800, जरा भाग दीजिए कितना आएगा, पहले एक बार जाएगा तो 864 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 6 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है ना, 0 1 ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, 2 बार जाएगा, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 1 आया, 2 8 16 और 16 कितना हो जाएगा 17। अब जरा देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3, और 11 में से 4 गया तो 7, 1 0 नीचे आ गया, 5 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30, 2 32, 5 8 40, 3 33, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इससे इसको भाग देंगे कितना, कितनी बार जाएगा ये, 125 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 12,500। तो उसका जो था क्या इसको पूछा है, उसकी जो मासिक इनकम थी, मासिक आय थी कितनी थी, 12,500 रुपए थी। क्लियर, बात समझ में मेरी आई भाई। उसकी इनकम थी 100%, 100% में उसने 4% अनाथालय को दे दिया तो 96% बचा, उसमें से उसने जो है 10% जमा कर दिया बैंक के पास, तो अब उसके पास कितना बचा, 86.4%। अब ये 86.4% किसके बराबर में था, 10,800 के बराबर में। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा आपका, 12,500। तो उसकी जो इनकम थी मंथली वो थी 12,500। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी जो इनकम थी कितनी थी, 12,500 रुपए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि 10% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट अलाउंस, ही स्पेंड्स 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन पेट्रोल, he deposits 20% of the remaining salary as income tax and 10% of the remaining salary he spend on clothes. After these expenses he is left with 15,552 rupees. Then find his monthly salary. एक अधिकारी के पास मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष वेतन का 20% वह पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा करा देता है तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 15,552 रुपए बचे तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बताइए भाई उसकी मंथली इनकम क्या होगी? 30,000 रुपए, 45,000 रुपए कि आपका 42,250 रुपए कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बताइए भाई ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज डिटेक्टेड एज हाउस रेंट, ठीक है ना, अलाउंस। तो देखिए आपने कहा कि उसकी जो मंथली इनकम थी वो 100% थी। मंथली जो इनकम थी कितनी थी? 100%। अब 100% में उसकी सबसे पहले किसमें डिडक्ट हो गई? 10%। मकान किराए भत्ते में काट लिया गया 10%। तो अब रिमेनिंग कितना बचा? अब अगर मैं बात करूं रिमेनिंग की, रिमेनिंग इनकम कितनी होगी? रिमेनिंग इनकम तो आपने कहा सबसे पहले 100 में से 10% चला गया आपका हाउस रेंट के लिए, बचा 90%, ठीक है ना। 90% में से 20% चला गया उसका पेट्रोल के लिए, 90% में से 20% चला गया आपका पेट्रोल के लिए। तो 90% में से 20% चला गया आपका पेट्रोल के लिए, 20% कितना हो जाएगा जरा देखें, ये 0 तो ये 0, 9 2 18, तो ये हो जाएगा आपका 90 में से जब आपका 18 रुपए, भाई 100 रुपए था उसमें से 10 रुपए उसने दे दिया मकान किराए के लिए, बचे उसके पास 90 रुपए, 90 में से उसने 18 रुपए दे दिया पेट्रोल के लिए। अब कितना बच गया उसके पास? उसके पास बच गया 72 रुपए, ठीक है ना। कितना बच गया? 72 रुपए। अब जरा देखें उस 72 में से उसने 20% दे दिया आयकर, 72 में से 20% दे दिया उसने आयकर, 72 का 20%, 72 का 20% जरा निकालो कितना आएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 14.4। अब देखो उसने 72 रुपए में 14.4 रुपए दे दिया जो है किसको? आयकर वालों को। कितना बच गया अब उसके पास? जरा यहां पे देख लो भाई, 72 माइनस होगा ना, यहां पे माइनस, यहां पे आप माइनस लगा लेना, ठीक है ना। 72 माइनस 14.4 कितना आएगा? जरा देख लो भाई, यह जाएगा आपका 6, यहां बचेगा कितना आपका? यहां बचेगा आपका जो है 1, 11 में से 4 गया तो 7, यहां बचेगा आपका 6, 6 में से 1 गया तो 5, ये बचा आपका 57.6। कितना बचेगा आपका? 57.6। अब जरा देखो 57.6 में से उसने 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा? जरा देखें 57.6 में से 57.6 में से 10% उसने दे दिया कपड़ों के लिए, 10% मतलब कितना दे दिया? 5.76। तो इसको जरा माइनस कर लो, 57.6 में से 5.76 को माइनस करिए कितना आएगा? तो यहां पर जरा देखें कितना आ जाएगा, ये जरा माइनस कर लो भाई। 57.6 में से 57.6 में से 0.76 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका?
ये हो जाएगा आपका जो है 15 में 7 गया तो 8, यहाँ कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 6 और ये बचेगा आपका 5, तो ये बच जाएगा आपका 56.84। क्लियर है, कितना बच जाएगा ये हो जाएगा आपका 56.84। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई भाई। सबसे पहले उसने जो है 10% मकान किराए पे दे दिया तो 90 रुपए वो चला गया, सॉरी 90 रुपए बच गया, 10 रुपए चला गया। फिर 20% उसने पेट्रोल पे दे दिया, कितना 72 रुपए बच गया। फिर उसने शेष वेतन का 20% आयकर जमा कर दिया, तो 20% जब आयकर जमा कर दिया तो 72 का 20% कितना हो गया, 14.4 हो गया। तो उसके पास बच गए कितने, 57.6 रुपए बच गए। अब उसमें से उसने जो है 10% किस पे दे दिया, कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो देखो 57.6 का 10% कितना हो गया आपका, 5.76 हो गया। और जब आपने 57.6 में से इसको माइनस किया कितना आ जाएगा, 56.84 आएगा। अच्छा 56 नहीं, एक मिनट जरा रुकिए, यहाँ पे गलत हमने कर दिया इसको, 56 नहीं 51 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 बचेगा ना, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, ये 51.84 बचेगा। क्लियर है भाई, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कितना आपका आना चाहिए, यहाँ पे 5.676 माइनस होगा ना, तो यह जाएगा आपका 51.84। वहां पे हमने 5 माइनस ही नहीं किया, कोई बात नहीं। जरा देखो अब कितना होगा ये, अब जो ये बचा ये किसके बराबर में हुआ, ये बराबर में हो गया 51.84%। किसके बराबर में हो गया, उसके पास बचे थे 15,552 रुपए, ठीक है ना, 15,552 रुपए। तो एक बराबर के हो जाएगा 15,552 रुपीज अपॉन 5184। अब देखो अगर इसका पॉइंट हमें हटाना है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे, इनटू हो जाएगा आपका 100। इसका पॉइंट हमने हटा दिया, ऊपर जो है 2 जीरो हमने इसके बढ़ा दिए। अब जरा इसको देखो, जरा इसका भाग दे दीजिए, 5184 का जरा भाग दीजिए 15,552 में, तो 5 3 जा 15 होता है, 3 टाइम जा सकता है क्या, देखो जरा, अगर 3 टाइम लेके चलें तो 3 4 जा 12, ठीक है ना, और 3 8 जा 24 और 1 हो जाएगा 25, बिल्कुल। 3 1 जा 3, 3 और 5 2 हो जाएगा 5 3 5, बिल्कुल 3 टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो उसका जो मासिक वेतन है वो 30,000 रुपए है, जो मासिक वेतन है उसका कितना है, 30,000 रुपए है। क्लियर है, समझ में मेरी बात आई, ठीक है। तो सबसे पहले उसके पास 100% इनकम थी, फिर उसके पास रिमेनिंग इनकम कितनी बची उसकी, 51.84%, जो किसके बराबर में थी, 15,552 की। तो उसकी जो मंथली इनकम थी वो थी 30,000 रुपए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन अ विलेज देयर आर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रेशियो 11:9:5 रिस्पेक्टिवली। If 80% of men are literate, 30% of women are illiterate and 90% of children are literate, then find the percentage of illiteracy in that village. एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों तथा 90% बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए भाई इलिटरेसी कितनी है उस गांव में, कितने परसेंट है। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पर मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, देखो मेल, फिर आपका फीमेल, फीमेल और चिल्ड्रन का जो है एक रेशियो दिया गया है। चिल्ड्रन का एक रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 11:9:5। तो हम एक काम करते हैं, इस रेशियो में 2 जीरो इधर बढ़ा देते हैं, 1100 मान लेते हैं, इसको 900, इसको 500, ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी। अब आपको कहीं भी अगर आपने यहां पे जीरो बढ़ाया तो क्या आपके परसेंटेज में कोई डिफरेंस आएगा क्या,
नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं भाई, 0 से 0 कट जाएगा, आपका रेशियो तो वही है 11:9:5। तो रेशियो में कोई हमारे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब जरा देखें, लेकिन यहां से आपको एक आसानी हो जाएगी इसका परसेंटेज निकालने में। जैसे कह रहा है कि देखो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है निरक्षरता का दर, अर्थात जो इलिटरेसी है उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर उनकी संख्या निकाल लेंगे जो अनपढ़ लोग हैं, जो निरक्षर हैं, ठीक है ना। हमें भाई निरक्षरता का प्रतिशत ही तो निकालना है, तो हम निरक्षर लोग निकाल लें और उनका प्रतिशत टोटल से निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 80% पुरुष साक्षर हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर 80% जो पुरुष हैं वो लिटरेट हैं, तो 20% आपके क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, ठीक है, निरक्षर होंगे। तो आपने कहा कि 20% पुरुष निरक्षर हैं, तो इसका आप 20% निकाल लें। इसका 20% 220 आएगा, इसका 20% 220 आएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा भाई। देखो 20% जब आप इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि 30% महिलाएं निरक्षर हों। अब देखो यहाँ पे तो महिलाओं का निरक्षरता का प्रतिशत दिया गया है 30%, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका 30% निकाल देना है। 30% इसका निकाल दीजिए, कितना आएगा, तो आपने कहा 30% इसका हो जाएगा 270, ठीक है ना। अब देखो 90% बच्चे साक्षर हों, तो 10% बच्चे निरक्षर होंगे, और हमें इलिटरेसी का प्रतिशत ही तो निकालना है। तो 10% बच्चे निरक्षर हैं, तो इसका 10% कितना हो गया, आपने कहा इसका 10% हो गया 50। क्लियर है, इसका 10% कितना हो गया 50। अब टोटल निरक्षर लोग कितने हैं, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल इलिटरेट पर्सन कितने हैं भाई, मेल फीमेल और चिल्ड्रन को मिला करके जो इलिटरेट लोग हैं कितने हैं, तो टोटल इलिटरेट पर्सन कितने हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल इलिटरेट पर्सन, टोटल इलिटरेट पर्सन कितने होंगे, तो आपने कहा ये हो जाएंगे आपके 220 प्लस 270 प्लस 50, कितना हो जाएगा, जरा इसको निकालिए। आपने कहा 0, 5 7 5 12, 12 तो कितना हो जाएगा आपका 14, बचेगा 1, 2 2 4 1 5, 540 लोग जो हैं वो इलिटरेट पर्सन है, ठीक है ना। तो इनका परसेंटेज क्या आएगा, तो आपने कहा कि 540 अपॉन टोटल पर्सन कितने हैं, तो आपने कहा 11 9 20 25, 2500 टोटल पर्सन हैं, इनटू हो जाएगा आपका 100, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50, ठीक है ना। 25 दूना 50 और कितना हो जाएगा, ये जरा भाग दे लो, 25 का भाग दे लेते हैं किसमें, 540 में, तो 25 दूना 50 हो गया, बचेगा 4, 25 से कम 25, 10 में से 5 गए तो 5, 150.6। कह सकते हैं कि ये 21 सही, या तो 21 सही आप कर लो, है ना, 21 सही 15/25 को कितना लिख सकते हैं, तो 5 या 15, 5 50 25, या तो आप इसको लिख दो 21 सही 3/5%, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है 21.6%, चूंकि 3/5 का मतलब होता है 0.6, तो यह आ जाएगा 21/3/5%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो आपका निरक्षरता का प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 21 सही 3/5% आएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई। मेल थे आपके 1100, फीमेल हमने मान लिया 900, जो परसेंटेज था, जो रेशियो दिया था उसमें हमने 0 बढ़ा लिया, जिससे हमको परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको मिल गई जो ये 220 आपके मेल निरक्षर हैं,
270 आपके फीमेल निरक्षर हैं और 50 बच्चे आपके निरक्षर हैं। तो टोटल आपके इलिटरेट पर्सन कितने आ जाएंगे? 540। 540 कितने में से हैं? 2500 में। तो परसेंटेज उनका है आपका 21 सही 3/5%। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन अ विलेज 2/3 आर मेन एंड द रेस्ट आर वुमेन। ओके, आउट ऑफ दी 70% मेन एंड 60% वुमेन आर लिटरेट, 30% of literate males and 20% of literate females are graduate. Okay, 20% of graduate males and 15% of graduate females are employed. The number of people employed in that village is what percent of the total population? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। तो उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताएं भाई। 3.4%, 2.5% कि 3.25% कि 8%। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जरा ये समझिए। आप एक ऐसी संख्या मान लिए टोटल में जिसका 2/3 हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया, क्योंकि यहां पे देखो आपको टोटल संख्या नहीं दी गई, ठीक है ना, तो आप एक ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसका 2/3 हम आसानी से निकाल सकें। तो आपने कहा कि अगर मैं मान लूं कि टोटल पॉपुलेशन, मैंने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है वहां की, वो मैंने मान लिया 90। कितना मान लिया? 90 क्यों माना? तो 90 इसलिए माना कि 90 का हम 2/3 आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी कोई भी संख्या मान सकते हैं जिससे आपका 2/3 आसानी से निकल पाए, ठीक है ना। अब जैसे क्या किसी गांव में 2/3 पुरुष है, तो अगर मैं बात करूं कि अब मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा मेल की जो संख्या है भाई, एक मेल और फीमेल, तो मेल कितना हो जाएगा बताएं भाई। तो आपने कहा 90 का 2/3 कितना होगा? 90 का 2/3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 90 का 2/3 कितना हो जाएगा? 60। तो देखो 60 आपके मेल हैं तो 30 आपके फीमेल हैं। क्लियर भाई? 90 हमने माना है, तो 90 में जो है 2/3 मेल हैं, तो आपके 60 मेल हो गए और बाकी जो बचे वो फीमेल हैं। तो 60 जब मेल है तो 30 आपकी फीमेल हैं। अब देखोगे क्या कह रहा है, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं लिटरेट निकालूं कितने लोग इसमें लिटरेट हैं अर्थात पढ़े लिखे हैं, तो आपने कहा इसमें 70% है। इसका 70% कितना हो जाएगा? 42, ठीक है ना। और इसमें जो है, इसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं? इसमें से 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। 60% मतलब हो गया आपका 18 महिलाएं आपकी लिटरेट है, मतलब साक्षर हैं। अब क्या कह रहा है, साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है। तो साक्षर पुरुषों का 30%, साक्षर पुरुषों का 30% क्या है? स्नातक है, ठीक है ना, ग्रेजुएट है। तो अगर मैं ग्रेजुएट की संख्या यहां से निकालूं तो 42 का 30% कितना आ जाएगा? 42 का 30% जरा निकाल लो। 42 का 30% जरा निकालिए, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12.6 आएगा, ठीक है ना। तो 30% जो साक्षर लोग हैं उसमें से 30% जो पुरुष हैं वो स्नातक हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपको कितना? 12.6 लोग स्नातक हैं। महिलाओं में देखो क्या है, साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20%। इसका 20%, तो जरा 18 का 20% निकालिए भाई। 18 का 20% कितना हो जाएगा? आपने कहा ये हो जाएगा 3.6 लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना भाई। 42 लोग साक्षर हैं
टोटल है 60 में से 42 लोग साक्षर हैं, उसमें से 12.6 लोग जो है क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। इसी प्रकार से महिलाओं में 18 साक्षर हैं, उसमें से 3.6 क्या हैं, आपकी जो है स्नातक है। अब जरा देखिए स्नातक के आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। तो अब अगर हम बात करें तो स्नातक पुरुषों का 20%, जरा इसका 20% निकालने कितना होगा, 20% निकालने तो 12.6 का 20% कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 1 हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। और 2 1 जा 2 तो हो जाएगा आपका 2.52, ठीक है ना भाई। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5 और 2 1 जा 2, तो 2.52 जो लोग हैं वो आपके नौकरी में हैं, किसमें, पुरुषों में। अब जरा महिलाओं की बात कर लें, इसका 15% लोग जो हैं, 15% महिलाएं आपकी नौकरी में हैं। तो 3.6 का 15% जरा निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 3.6 का 15% कितना आ जाएगा, 15 6 जा 90 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 आपका कैरी हुआ, 15 3 जा आपका 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, पॉइंट के लिए 0 हट जाएगा और अपॉन जब 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.54 आएगा। 0.54 लोग जो हैं महिलाओं में वो आपकी नौकरी में हैं। समझ में बात आई। टोटल मेल 60, 70% आपके साक्षर तो 42, 30% ग्रेजुएट तो 12.6, 20% नौकरी में तो 2.52, महिलाएं 30, 60% साक्षर तो 18, 20% स्नातक तो 3.6, उसमें से 15% नौकरी में तो 0.54। अब टोटल नौकरी वाले कितने हैं, टोटल नौकरी वाले कितने हैं भाई, टोटल नौकरी वाले 2.52 प्लस 0.54 कितने हैं टोटल नौकरी वाले, तो आप कहेंगे 4 2 6 और 5 5 10 0 और 2 1 3, 3.06 लोग आपके नौकरी में हैं। कितने में से, 90 में से। तो अब जरा इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालिए 3.06 अपॉन 90 इंटू 100, ठीक है ना। जब इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 306 अपॉन 90 आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा देखे जरा, 90 से डिवाइड कर दीजिए, 90 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 306 को, तो 2 बार जाएगा, नहीं 3 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स 270 हुआ, कितना बचेगा 6 और 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है ना। 36 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 4 आएगा, यह आ जाएगा आपका 3.4%। कितना आ जाएगा, 3.4%। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3.4%। भाई यहां पे देखो नौकरी वाले कितने निकल के आए, 3.06, ठीक है ना। अब ये टोटल जनसंख्या का पूछ रहा है, टोटल पॉपुलेशन हमने कितनी मानी थी, 90, तो 90 का 300 से कितना परसेंट होगा, 3.4% होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे आप बहुत आसानी से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन एन एग्जामिनेशन एमंग 4 स्टूडेंट्स M, N, O and P and M got 10% less than N, N got 25% more than O and O got 20% less than P. If M got 360 marks and full marks is 500, then find what percentage of marks P got. किसी परीक्षा में 4 छात्रों M, N, O, P में से M को N से 10% कम अंक मिले, N को O से 25% अधिक अंक मिले तथा
O को P से 20% कम अंक मिले यदि M को 360 अंक मिले हों तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि P ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है कि M के प्राप्तांक कितने हैं, M के प्राप्तांक कितने हैं, तो आपने कहा M के प्राप्तांक हैं 360, M के प्राप्तांक है 360। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M और N की। तो यहां पे दिया M को N से 10% कम अंक मिले। अगर मैं कहूं कि M और N की बात अगर मैं करूं, अगर N को 100 मिले तो M को 90 मिले। अब देखो 90 बराबर किसके हो जाएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा आपका जो है 360 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के, 1 बराबर हो जाएगा 4 के, तो इसको 360 नंबर और इसको 400। तो n के नंबर कितने आ गए 400, n के नंबर कितने आ गए 400, ठीक है ना। हमको n के नंबर मिल गया कितने 400। हमको n के नंबर नहीं चाहिए, हमको जो है p का प्रतिशत बताना है। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड दिया गया है कि n को o से 25% अधिक अंक मिले। तो आपने कहा कि अब अगर मैं कंपैरिजन o और n का करता हूं तो अगर बात o और n की करें तो अगर o को 100 मिले तो n को आपके 125 मिले, ठीक है ना, क्योंकि उससे 25% अधिक अंक मिले ना n को, तो 125 बराबर हो जाएगा 125 बराबर हो जाएगा 400। कितने का हो जाएगा 400 के। तो जरा देखो भाई 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 400 को जरा 400 को आप 125 से जरा 400 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा क्या, 12 दूना 24, 2 2 पंचा 10, 1 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, नहीं 3 बार चला जाएगा, 12 3 36, 12 चौको 48, 3 बार चला जाएगा। देखो जरा 3 टाइम्स यहाँ पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 3, कितना बचेगा 3 कर लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे कर लो आप 0 की जगह 3, 5 जा कितना हो जाएगा 3, 5 जा 15 बचेगा 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, 3 1 जा 3, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पूरा का पूरा, यहाँ पे आपका 0 लगाया, दशमलव 0 बढ़ गया, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 पंचा 10, 1 बचा, 12 दूना 24, 1 25, कितना आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 3.2, 1 बराबर कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे O के मार्क्स कितने आ जाएंगे 320 और N के मार्क्स कितने हैं आपके 400, जिसके मल्टीप्लाई कर दो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो O के मार्क्स कितने निकल के आ गए आपके 320, कितने निकल के आ गए 320। अब जरा O और P की बात कर लें तो O को P से 20% कम अंक मिले। अगर हम O और P का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे दिया गया है O को P से 20% कम मिले, अगर P को 100 मिले तो O को आपके 80 मिले। अब देखो 80 बराबर कितने के हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा 320 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के, 1 बराबर कितने का हो जाएगा 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 320 और P के मार्क्स आ जाएंगे आपके 400। तो P को कुल कितने मार्क्स मिले, P को मिल गए 400, ठीक है ना, P को मिल गए 400। अब अगर मैं P का परसेंटेज निकालूं, अगर मैं P का परसेंटेज निकालूं, ठीक है ना, P का अगर परसेंटेज निकालूं तो उसको 400 मार्क्स मिले, कितने में से 500 में से, कितना आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, 5 8 जा 40, 80% आपका आंसर आ जाएगा, 80% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। P ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, P ने 80% अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। A student gets 30% mark in an examination and fails by 27 marks. Another student obtained 40% mark in the same examination and obtained 27 marks more than the passing mark. Find the passing percentage of this exam. एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस परीक्षा के उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना होगा बताइए भाई, 40% होगा, 35% होगा कि 45% होगा कि 56% होगा? तो सबसे पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आपने कहा कि यहां पे देखो एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी बी है। ए की ये कंडीशन है कि वह 30% मार्क तो उसने प्राप्त किए, लेकिन 27 नंबर से वह फेल हो गया। अर्थात अगर 27 नंबर वह और लेके आ जाता, 27 नंबर वह और लेके आ जाता तो यहां पर उसको जो है क्या हो जाता, जो है वह पास हो जाता। ठीक है ना। तो 27 नंबर अगर और वह लेके, 27 नंबर से फेल हो गया ना, 30% प्राप्त करने के बाद 27 नंबरों से फेल हो गया। दूसरा जो बंदा था बी, वो 40% अंक प्राप्त किया और 27 नंबर ज्यादा ले आया पासिंग मार्क से। ठीक है ना। तो दोनों को अगर कंपेरिजन करें तो देखो कितना हो जाएगा, 30% माइनस 27 इक्वल्स टू हो जाएगा 40% प्लस 27। ठीक है ना। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लें। अच्छा यहाँ, अच्छा एक मिनट जरा रुकना, ये गलत बन गया अपना इक्वेशन, गलत हो गया। सही कर लो भाई इस इक्वेशन को, गलत हो गया। सही बात है। देखो यहां पर जो है कहा गया कि भाई ए को 27 नंबर कम मिले ना, तो अगर वह 30% के साथ साथ 27 नंबर और ले आता तो वह पास हो जाता है। प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि 27 नंबर उसको कम मिले, अर्थात 27 अगर वो और लेके आता तो वह पास हो जाता। बी की हालत ये थी कि वो 40% तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 27 नंबर ज्यादा ले आया वो पासिंग मार्क्स से। तो अब देखो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 30% प्लस 27 इक्वल्स टू 40% माइनस 27। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 30% को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा 40%, 30 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 30%, 27 को इधर ले जाओ तो प्लस का 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 54 के, तो एक बराबर हो जाएगा 54 अपॉन 100 अपॉन 10 इंटू हो जाएगा आपका 100। तो जो टोटल मार्क आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 540। कितने आ जाएंगे, 540 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब अगर ये तो टोटल मार्क है, ये क्या है आपके, ये टोटल आपके मार्क आ गए। ठीक है ना, ये जो है आपके टोटल मार्क हो गए। अब अगर हमको यहाँ पे चाहिए कि परसेंटेज प्रतिशत कितना है, जो पासिंग परसेंटेज कितना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम पासिंग परसेंटेज की बात करें, हमको निकालना है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज तो आपने कहा पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो यहां पर अगर इसका हम 30% निकाल लें, ठीक है ना, अगर हम जो है 540 का पहले 30% निकाल लें, कितना हो जाएगा, ज़्यादा 30% निकालिए, 0 0 कट जाएगा, 3 4 जा 12, बचेगा कितना आपका 1, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। इसमें 27 और ऐड कर दो, इसमें आप 162 में 27 और ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 189। 189 उसको पासिंग मार्क चाहिए था, तो 189 का परसेंटेज कितना निकल के आएगा पासिंग, तो आपने कहा 189 नंबर चाहिए, किसमें से 540 में से, इसको इंटू 100 कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1890 में आप 54 से भाग दे लो, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, बचेगा आपका कितना 1, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा 16। ये हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 35%, कितना आ जाएगा 35% आएगा। यहाँ पे आपका जो है कितना आ जाएगा, जो है 35% आएगा, कितना आ जाएगा
35%। क्लियर है, समझ में बात आ रही है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आपके परसेंटेज में। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे, परसेंटेज को लेना कैसे है, ठीक है ना। और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको यक्स ए मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम एक्स और ए मानकर ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमको एक्स और ए को मानने की कोई जरूरत नहीं होती, वहां पे डायरेक्ट हम 100% मान के और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 80% इन साइंस, while 10% of the student failed in both the subject. If 144 students passed in both the subjects, then find the total number of students. किसी परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, देखिए कैसे करना है आपको। यहां पे दिया है तो सबसे पहले हम फेल्ड का परसेंटेज निकाल लें, 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो पास का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। जैसे देखो क्या कह रहा है 70%, अगर मैं बात करूं कि फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं, फेल्ड स्टूडेंट का परसेंटेज जरा निकाल लेते हैं। फेल्ड स्टूडेंट, तो देखो यहां पे हम इसको निकालते हैं किसे, वेन डायग्राम के माध्यम से। एक हमने सर्कल बना दिया किसका, एक हमने सर्कल बना दिया हिंदी का और एक हमने सर्कल बना लिया साइंस का, ठीक है ना। ठीक, एक साइंस का और एक हिंदी का। अब देखो क्या कह रहा है, 10% लोग दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे अर्थात फेल हो गए, तो जो ये पार्ट है ये उनको दर्शाएगा जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब देखो अगर मैं कहूं कि ओनली हिंदी में कितने रहे, तो आपने कहा कि 70% छात्र हिंदी में तथा 80% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और ये हम बात कर रहे हैं फेल की। तो अगर मैं कहूं कि ओनली हिंदी में कितने फेल हुए, ओनली हिंदी में, तो आप कहेंगे कि भाई देखो जब 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हो गए तो 30% आपके फेल हो गए, 10 दोनों में फेल हुए तो ओनली हिंदी में 20 हो गए। ओनली हिंदी में कितने हो गए, 20। अब देखो 80% टोटल छात्र जो है हिंदी साइंस में उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने रहे, तो अनुत्तीर्ण कितने रहे, 20। अब अगर मैं ओनली साइंस की बात करूं, ओनली साइंस में कितने जो है आपके, ओनली साइंस में कितने आपके अनुत्तीर्ण रहे, तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका जो है कितना, 20 - 10, ओनली 10% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 10%। अब जरा देखो अगर मैं बात करूं कि एक अथवा दोनों विषय को मिला करके कितने परसेंट बच्चे अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है ना भाई, या तो एक विषय में या तो दोनों विषय में मिला के कितने बच्चे अनुत्तीर्ण रहे, तो आप बोलेंगे टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो फेल छात्र हैं कितने हैं, 10 + 10 + 20, ये हो जाएंगे आपके 40%। 40% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो जो आपके पास छात्र हैं वो कितने परसेंट हैं, ठीक है ना। जो पास स्टूडेंट हैं, जो पास स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा 100 - 40, वो हैं आपके 60%। कितने हैं, 60%, जो आपके जो है एक या दोनों विषयों में क्या है आपके उत्तीर्ण है, ठीक है ना। तो अब दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण दिए गए हैं, 144, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्टूडेंट निकल के आएगा आपका 60% इक्वल्स टू हो जाएगा 144, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 144/60 × 100, कितना आ जाएगा ये आपका 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, बिल्कुल 240 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट है 240, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी 240 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन इन दिस 75% वोटर्स exercised their franchise and out of these 2% votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes which was 75% of the valid vote. How many voters were there in the voting list? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है ना, तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे बताइए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। अब यहां पर अगर 75% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है ना, तो 75% ही तो वोटर थे, ठीक है ना। तो देखो 75% ने ही जो है अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया है। 75% का मतलब हो गया 3/4, ठीक है ना। 3/4 लोग ही जो है लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो जो वैलिड वोट होंगे वो इन्हीं में से तो होंगे। तो 2% इनमें से इनवैलिड कर दिए गए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोटों की अगर बात करें, वैलिड वोट कितने होंगे, तो आपने कहा 3/4 का 98/100% कर लो, ठीक है ना। 98/100 मतलब 98% निकाल लीजिए, क्योंकि 2% इनवैलिड हो गए भाई। 3/4 आपके जो है वोट पड़े, जिसमें से आपके 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 98%। तो 3/4 इंटू 98/100 कितना आ जाएगा जरा देखो। ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 और 2 हो जाएगा 14। 147/200 हो जाएगा। अब जरा देखो, अब इसके बाद एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त की जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत कितने हैं? 147/200। इसका जो है 75% कितना होता है आपका? 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 147/200 का 3/4 किसके बराबर में था? ये बराबर में था 9,261 के। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि भाई देखो 75% वोटिंग हुई तो 3/4 हो गई। 75% को हम डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं। अब उसमें से आपके 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 98 आपके वैलिड वोट थे। तो 3/4 इंटू 98/100 कितना हो जाएगा? 147/200। अब 147/200 का 75% कितना है? 9,261 है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 75% को हमने डायरेक्टली लिख दिया 3/4, ठीक है। तो इसको आप क्या, आप देखो इसको इस प्रकार से लिख दो। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू हो जाएगा 9,261 इंटू 200 इंटू 800 कर दो इसको, इंटू 800, 4 2 8 हो जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा आपका 147 इंटू 3, 147 इंटू 3, ठीक है ना। अब जरा 147 का 9,261 में जरा डिवाइड कर दो इससे। 147 से आप 9,261 को जरा डिवाइड करिए, कितना आएगा? तो 14 6 जा 84 होता है, 6 टाइम चला जाएगा। देखो जरा 6 7 जा 42, 4 बचेगा, ठीक है ना। और 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना जाएगा? 28, 2 बचेगा। 6 1 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, बिल्कुल। 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ बचेगा 0, 1 आ जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा? तो 14 3 42, 3 बार चला जाएगा। 3 7 21 और 3 चौको 12 2 14, 3 1 कम 3, 3 1 4, पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा? 63 टाइम। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 21 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 800,
कितना आ जाएगा ये 21 इंटू 800 कितना आ जाएगा 0 0 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो टोटल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे आपके 16,800। टोटल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे 16,800 आ जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टोटल ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे आपके 16,800 आ जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। 75% आपके मताधिकार का प्रयोग हुआ था, अर्थात 3/4 का प्रयोग हुआ, उसमें से 2% आपके जो है इनवैलिड कर दिए गए, तो 98% वैलिड थे। और उन जो वैलिड मतों में से उसको कितने मिले 75% मिले, जो कि आपके 9,261 मत थे। ठीक है ना? तो 75% मतलब 3/4 हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर में था आपका 9,261। तो एक बार कितने आ जाएगा आपका 16,800 जो आपके जो है वोटर्स की संख्या थी। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, he increases his expenditure by 10%. by what percent will his saving increase? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बताइए, 75% होगी कि 50% होगी कि 40% होगी कि 80% होगी? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। तो देखो, इनकम, एक्सपेंडिचर अर्थात उसका जो व्यय है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर, और एक आपका क्या है, सेविंग है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर और है आपकी सेविंग अर्थात बचत। ठीक, अब जरा देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो अगर मैं बात करूं तो इनकम, मैंने उसके मान के चलिए कि इनकम उसकी 100% थी, उसने 75% अगर खर्च कर दिया तो 25% उसने बचा लिया। अर्थात अगर उसकी इनकम 100 रुपए थी तो 75 रुपए उसने खर्च कर दिया, 25 रुपए उसने बचा लिया। अब देखिए क्या है, अब आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, तो आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो अब देखो, अब उसकी जो आय है, वो 20% बढ़ गई, अर्थात अब उसकी इनकम 120 हो गई। तो उसने क्या किया, उसने इसमें भी 10% इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, 10% इसको भी उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 75 का 10% कितना हो गया? 75 का अगर मैं 10% की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 7.5। तो जरा 75 में 7.5 प्लस कर दीजिए 5, तो 7 5 12 और 7 1 8, ये हो जाएगा आपका जो है। अब उसकी जो उसका जो एक्सपेंडिचर हो गया वो हो जाएगा 82.5। कितना हो जाएगा? 82.5 हो गया। तो अब उसकी बचत कितनी होगी? अब उसकी बचत कितनी होगी? तो आपने कहा कि 120 से 82.5 को जरा माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचेगा आपका 9, 9 में से 2 गए तो 7 और 11 में से 8 गए 3। अब उसकी जो बचत है वो हो जाएगी आपकी 37.5 रुपए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब उसकी जो बचत कितनी हो जाएगी? 37.5 रुपए। भाई जब वह कमा रहा था 100 रुपए, खर्च कर रहा था 75, बचत किया 25, अब उसकी कमाई हो गई 120, खर्चा हो गया 82.5, बचत हो गई आपकी 37.5। तो अब देखो बचत का कितने परसेंट उसने बचत को वृद्धि कर लिया। तो अगर मैं कहूं कितने परसेंट इंक्रीज हो गई उसकी सेविंग, उसकी सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हो गई? तो आपने कहा सेविंग हो गई उसकी 37.5 रुपए, पहले थी 25 रुपए, कितनी बढ़ गई? तो आपने कहा 0.5 और 7 में से 5 गया तो 2,
और 3 में से 2 हो गया 1, 12.5 रुपए बढ़ गई कितने रुपए में? 12.5 बढ़ गए कितने में? 25 में। 25 इंटू 100, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना भाई। 4 5 जा 20, 0 आ जाए, 2 आपका कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 0 आ जाएगा, और 1 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, पॉइंट के लिए 0 हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50%, ये आ जाएगा आपका 50%। 50% उसने अपनी जो है सेविंग को क्या कर लिया? इंक्रीज कर दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसकी जो है बचत कितने प्रतिशत, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 60%, by what percent should a consumer reduce the consumption of that article so that there is no increase in his expenditure on that article? किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है, एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? बताइए। 33:1/3%, 25%, 37:1/2% की 20%। तो अब देखिए, जो आपकी खपत होती है, ठीक है ना भाई, जैसे हम लोग 2 रुपए में, अब मैं आज 2 रुपए में मैं 2 किलो चीनी लेके आता था। अब 2 रुपए में अगर मैं 2 किलो चीनी लेके आता था, तो जब उसका चीनी का रेट बढ़ा दिया गया तो मैं लेके गया जो है 2 रुपए ही। अब मैंने यहां पे कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो 2 रुपए ही हैं, मैं 2 रुपए में ही चीनी खरीदूंगा। तो उसने कहा एक काम करो, अभी तक 2 किलो ले जाते था, तुम इसको 1 किलो लेके जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसका दाम बढ़ चुका है। पहले 1 रुपए किलो थी, अब ये 2 रुपए किलो हो गई। तो पहले तुमको 2 रुपए में 2 किलो मिलती थी, अब ये 2 रुपए में 1 किलो मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो पैसा है उसको नहीं बढ़ाना चाहता। अगर 2 रुपए में पहले खर्च करता था तो 2 रुपए में अभी भी खर्च करूंगा। तो अगर यहां पर बात करेंगे, एक तो है प्राइस, एक है प्राइस, और एक है आपका कंजप्शन अर्थात खपत, एक है आपका कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो है 60% बढ़ गया। अगर मान लो पहले प्राइस 100 रुपए था, तो अब प्राइस हो गया 116 रुपए, ठीक है ना। अब प्राइस हो गया 116 रुपए। इसको अगर मैं जो है यहां पे इसको कट करूं, किससे कट हो जाएगा? ये 5 2 से 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 8 जा कितना हो जाएगा आपका 2 8 जा 160 है। एक मिनट, ये 160 नहीं 160 है, ठीक है, ये आपका 160 है। अगर ये पहले 100 रुपए था, अब ये 160 रुपए हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पहले देखो पहले प्राइस 5 रुपए था, अब प्राइस 8 रुपए हो गया। तो अगर मैं कंजप्शन की बात करता हूं, जो खपत है उसकी बात करूं, ठीक है ना, तो आपने कहा कि मुझे पैसा नहीं बढ़ाना, तो पहले मेरा कंजप्शन 8 किलो था, अब मेरा कंजप्शन 5 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। पहले 5 रुपए में 8 किलो लेके आता था, अब 8 रुपए में 5 किलो लेके आऊंगा, ठीक है ना। मैंने कंजप्शन अपना कम कर दिया। तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो आपने कहा कि इसको कम करना पड़ेगा आपको 8 - 5, कितने में से? 8 में से। भाई पहले मेरा कंजप्शन 8 किलो था, अब कंजप्शन 5 किलो हो गया। कितने किलो कम हो गया? 3 किलो कम हो गया। किसके सापेक्ष में? 8 किलो के सापेक्ष में। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 × 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 300/8 कितना हो जाएगा बताइए भला? 308 कितना हो जाएगा बताएं भाई? तो आपने कहा 8 3 जा 24, कितना बचेगा आपका? 60 हो जाएगा। 8 7 जा 56, ठीक है ना। 8 7 जा 56, ये बचेगा 4/8,
इसको हम लिख सकते हैं 37:1/2%। कितना आ जाएगा 1/2%, या लिख सकते हैं 37.5%। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो वो जो है उसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 37:1/2% की कमी करनी पड़ेगी, ताकि जो उसका व्यय है उसमें कोई वृद्धि उसको ना करनी पड़े। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।